टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से बराह रास्त इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से आप मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पब्लिक के प्रोग्राम में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर सियासी लीडरान ने अब लोकसभा इलेक्शन में जाना है, जम्मू कश्मीर में भी, मुल्क भर में भी। और लोकसभा इलेक्शन में जाने के लिए अब अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो थोड़ी सी कम सी हैं और इसमें क्या कहीं ओवर कॉन्फ्रेंस का शिकार तो नहीं है और 35 से 370 पे ही वो जाएंगे। हालांकि छोटी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, आलम अब्दुल्ला साहब और बाकी लीडरान गए हैं, महबूबा मुफ्ती भी कई एक मौक़ों पर अवामी इज्तिमात में नजर आई। लेकिन ज़्यादा इस वक्त तवज्जो का मरकज़ जो है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का प्रोग्राम जो है वो करीबन आइंदा 10 दिनों तक बना हुआ है, जिसमें साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर है। गुलाम नबी आज़ाद का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो डोडा रामबन पड़ता है, उससे पहले जो श्रीनगर के इलाके हैं वहाँ पे भी उन्होंने बटामालू में मीटिंग की, उसके बाद ज़िला बांडीपोरा में ब्लॉक अहाते में मीटिंग की। यानी गालिबन इसका मतलब ये है कि गुलाम नबी आज़ाद का उम्मीदवार भी होगा लोकसभा कैंडिडेट, इसके बाद अपनी पार्टी यानी अल्ताफ बुखारी साहब का उम्मीदवार होगा। पीटीपी, एनसी, कांग्रेस गालिबन वो दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में गुप्त मीटिंगें कर रही हैं, जिसमें इंडियन अलायंस के लिए साउथ कश्मीर से जो है पीटीपी को ये टिकट दी जा सकती है। सेंट्रल कश्मीर और श्रीनगर, अब पुलवामा के कुछ इलाके श्रीनगर के साथ आए हैं, हो सकता है इंडिया अलायंस में ये मशावरत जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन आज मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर में कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाने में, इक्तदार में लाने के लिए जो जमात इस्लामी के हामी लोग हैं, जो उनके तरजात में लोग थे, जो उनके साथ ताल्लुक में लोग थे, उन्होंने अपना वोट जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। अब जमात इस्लामी ने जो आखिरी इलेक्शन लड़ा था अपने तराजू के निशान पर, वो 87 के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और जमात इस्लामी इलेक्टोरल अलायंस से, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उससे दूर रही। अब कोई किसी भी तरह से दूसरी पार्टी के लिए तीसरी पार्टी को जोड़ता है तो आपको हक है बात करने का। लेकिन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में तकरीर की, बाद में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से कहा जमात इस्लामी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इक्तदार तक पहुंचाने में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज जमात इस्लामी किस सूरत हाल में है वो भी है। एक तो ये है खबर मेरे पास। दूसरी खबर है वकार रसूल बानहाली ने भी कहा कि अल्ताफ बुखारी तो बीजेपी का बंदा है, गुलाम नबी आज़ाद तो बीजेपी का बंदा है, इनकी बातों पे ध्यान न दिया जाए, ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं आपको मेहमानों से मिलाने से पहले इस बाइट को सुनते हैं, उसके बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आपको मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जुड़ानेंगे, लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, क्योंकि हरियाणा के सीएम ने लगभग मैं कह सकता हूं कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं, अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है, वहां भी एक सुरक्षित भवन उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं, कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहां लाइट नहीं है, तो कभी वहां प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहां शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियां, कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे आज मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे बच्चों के बारे में अगर विचार करें तो एक बच्चा आज का बच्चा है, कल का वो एक नागरिक है, हमारे भविष्य का वो एक नागरिक, देश को कहीं भी आगे बढ़ाने वाला, समाज को कहीं आगे बढ़ाने वाला। बचपन में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बचपन में जैसी उसकी परवरिश हो जाए, जैसे उसको संस्कार मिल जाए, जैसा उसका ज्ञानवर्धन हो जाए, जैसा उसका शरीर बलशाली हो जाए, तो वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक बनता है। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए और उस नींव को मजबूत करने के लिए आप जो उनका काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। उनके पोषण की आप व्यवस्था करते हैं। इस पोषण व्यवस्था के लिए
भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान चलाया, उस पोषण अभियान चलाने के अंदर बहुत सा सामान वो आपको दिया जाता है ताकि आप बच्चों को पका करके उस सामान को खिलाएं। जो बच्चे आते नहीं है, घर पर रहते हैं, उनके घर पर उस भोजन को आप पहुंचाते हैं और उस पोषण के व्यवहार के साथ साथ उनका सारा एक प्रकार से बच्चे का नापतोल, उसका कद कितना हो गया, उसका वेट कितना हो गया, फिर उसको टीकाकरण भी किया जाता है ताकि उसको कोई प्रारंभिक जो बीमारियां लगने वाली हैं वो बीमारी भी न लगे। इस काम को भी आपको लगातार जो है उनके लिए वो करना पड़ता है। बच्चों को सफाई, ये सफाई सिखाने का काम ये भी आखिर उन बच्चों के लिए करना पड़ता है और बच्चे सफाई कैसे रखें ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बचपन में जो आदत, जो संस्कार बालक की हो जाए जीवन भर वही रहता है। जापान के विद्यालय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में जब भी बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे शिशु वाटिका में जाता है तो वहां सबसे पहले जहां वो बैठता है वहां उसके आसपास जगह साफ है कि नहीं है, जिस बैग को वो लेकर के वहां जाता है उस बैग साफ है कि नहीं है, वहां जहां बैठता है वहां का फर्श और दीवारें साफ है कि नहीं है, उसको पहले चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर ज्यादा स्वच्छता यानी अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां के कर्मचारी साफ करते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी व्यवस्था है, उन बच्चों को ही कहा जाता है कि बेटे अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अब ये कोई काम नहीं होता, लेकिन एक संस्कार होता है कि बच्चों को स्वच्छता कैसे रखनी है। बच्चा अपना नाखून काटता कि नहीं काटता है, बच्चा कपड़ा पहन के आया है तो वो साफ है कि नहीं है। उनके माता पिता को हम बुलाते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को साफ रखना है तो घर से सफाई करके उसको साफ तैयारी करके भेजिए। तो एक संस्कार के नाते से ये बहुत बड़ी चीजें आप बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि बड़ों को समझाना ये बड़ा आसान है, लेकिन बच्चों को समझाना ये कहीं कठिन है। आप इस कठिन काम को जो करते हैं और इसके लिए आपने उनका जो कुल मिलाकर के संभाल करते हुए, जैसा मैंने बताया कि उनका डाटा भी आप तैयार करते हैं। अभी तक डाटा हम अपने रजिस्टर पर ये रखते रहे हैं, लेकिन अब आपको मोबाइल के साथ ऐप भी दी गई है कि आप उस डाटा को अपडेट करिए और हर दिन अपडेट करेंगे तो उसका डाटा एक सर्वर में जा करके और एक प्रकार से जानकारी सबको मिलती रहेगी और एक प्रगति कैसी हो रही है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन बच्चों की प्री स्कूलिंग एक्टिविटी, खिलौने आदि से खिलाना, खिलौने बनाना, ड्राइंग करवाना, पजल गेम्स आदि ये सब सिखाना, ये उनके गुणों में वृद्धि करती है और भविष्य एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़े। तो आप जैसा बच्चों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार वो भी आपका ध्यान रखती है। आपकी भी कोई कठिनाई हो उसको सरकार निश्चित रूप से और ठीक करती है। की बड़ी बात, अहम बात आपने सुनी और अवाम के लिए और सरकार का क्या प्रोग्राम है वो आप देख रहे थे। लेकिन फिलहाल वापसी जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरपरस्त साबिक वजीर पीडीपी गवर्नमेंट में रह चुके वजीर तालीम सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है उनके हामी जो हैं उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल इंतखाबात में, असेंबली इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किया था। अल्ताफ बुखारी साहब को सुनते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ देर बाद मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फिरदौस टाक और अपनी पार्टी के लीडर जो है खालिद राठौर जुड़ेंगे। कोई वजह ऐसी है जिनसे आपको लगता है कि उन लोगों में कोई ऐसी चीज है, उनको लाके समझाइए, बुझाइए, उनको कहिए नहीं ये नहीं चलेगा, लेकिन दीन की दर्स बंद ना कर सकते हो। कत्या जमो करियो वन पे पार्टी तमिश सदर तो यह हमसायगी मन बसान दपान आज जमो करा अल्ताफ बुखारी तो अपनी पार्टी मदद। बहुत तमिस आज डायरेक्टली यहां सवाल पुछुन यहां क्या नौजवान तिहंद मरित गोड ये हुकूमत मज या पान या मोल मरहूम मोल मुझ तिहंद बुजुर्ग बचाम तुम मारनस गरज सोदी वन तमन लिस्ट शू तुम दीतु गोड तमन लिस्ट गुनाह तमन वैसे कम गुनाह जमातन तमो खलना सरफ कलस 2000 पे तिहंद नखस पे तिहंदी वोटो सत बने ना आज
اور اب پروگرام میں اپنے مہمانوں کو شامل کرتے ہیں. فردوس احمد ٹاک میرے ساتھ اپنی رہائش گاہ سے یعنی جموں سے جڑے ہیں, اور اس کے علاوہ خالد راٹھور صاحب اپنی پارٹی کی بات رکھتے ہیں, سری نگر سے اپنی رہائش گاہ سے جڑیں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. فردوس صاحب, جماعت اسلامی بیچ میں کیا کر رہی ہے؟ نیشنل کانفرنس بھی ایک وقت میں یہی کہتی رہی, اب اپنی پارٹی بھی یہی کہتی رہی. کیا پی ڈی پی کے پاس لیڈرشپ اتنی کمزور تھی, آپ کا ویژن اتنا کمزور تھا کہ آپ کو تیسری چوتھی پارٹی کی مدد لے کر سرکار بنانی پڑی تھی؟ سکائپ میوٹ ہے آپ کا فردوس صاحب, آپ کا سکائپ بالکل میوٹ, اس کو ان میوٹ کریں. جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, اب آ رہی ہے. دیکھیے تجمل صاحب, الطاف صاحب کو اس پہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ باعزت بری کرنا چاہیے اس بات کے لیے, کیونکہ وہ بھی شاید دوسرے لوگوں کی طرح وہی بات بولیں گے جو دلی سے ان کو رات کو فون پہ کنوے کیا جاتا ہے, صبح اپنے خطاب میں انہوں نے وہی بولنا ہوگا. جماعت اسلامی کوئی ایلینز نہیں ہے. جو جماعت اسلامی کا کیڈر ہے وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے, جموں کشمیر کی سیاسی, سماجی, ثقافتی اور ریلیجیس جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. اگر جماعت اسلامی کے لوگوں نے وقتاً فوقتاً الیکشن سے علیحدگی اختیار کی اور وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ کے حساب سے کسی جماعت کو, کسی فرد کو سپورٹ کیا, تو مجھے نہیں لگتا یہ کسی بھی صورت میں کوئی مدعا ہونا چاہیے تھا. لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے. لیکن آج الطاف صاحب نے جہاں جماعت اسلامی کی بات کی, ان کے خطاب میں جو سب سے اہم بات مجھے سنائی دی, مجھے لگتا ہے کہ الطاف صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی باتوں پر. گھر جا کے جب وہ دوبارہ بیٹھیں تو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی خطاب میں یہ کہا کہ یمن چھ وقتاً فوقتاً دتمت لوکو جواب, میں سو وقت یاد پیون یلے بج بہارا میں کھل وچ, یعنی وہ ریفر کر رہے تھے مفتی صاحب کی وفات کا. ایک شخص نے جس نے ان کو عزت بخشی, انہیں سیاست میں لایا, اس مقام تک پہنچایا کہ آج وہ ایک اپنی پارٹی جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. دیکھیے بار بار پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. الطاف صاحب اپنی سیاست کرے, نیشنل کانفرنس اپنی سیاست کرے, آپ کریے, آپ دلی کی سیاست بھی کریے, ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے. آپ ہمیں دن میں 4 گالیاں بھی نکالیے, ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن جو لوگوں کے ایشوز ہیں, لوگوں کے معاملات ہیں, اور جموں کشمیر کا جو کور ایشو ہے اس پہ بات کریے. جب ہم سارے لوگ اس پہ بات کریں گے تبھی وہ مدعا زندہ رہے گا, تبھی وہ مدعا جو ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف کر پائیں گے. یہ جو روز بروز کا طنز, روز بروز کا الزام برائے الزام, تنقید برائے تنقید اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں جو دلی ہم سے چاہتی ہے, ہم دلی کے ہاتھوں میں صرف کھلونا بن کے جو ہے وہ رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. میرے ساتھ خالد راٹھور ہیں, آپ پروونس کے پریزیڈنٹ ہیں اپنی پارٹی کے, اور بہت کم عمری میں سیاست میں انہوں نے قدم رکھا, مین سٹریم سیاست میں. خالد صاحب, انتخابات دلی میں ہو رہے ہیں, وزیر اعظم نیا بننا ہے یا ریپیٹ ہونا ہے, لوک سبھا کے چناؤ ہیں, یہ تقریریں آپ کو کس طرف لے کے جاتی ہیں؟ آپ باقی معاملات پہ بھی بات چیت کرتے, نیشنل کانفرنس نے تو اب تھک ہار کر شاید اب انہوں نے یہ نعرہ بند کیا کہ پی ڈی پی کو جماعت نے بنایا, اب یہ آپ کے پاس بال پہنچ گیا, آپ بھی یہی کہنے لگے. اصل سیاست سے لوگوں کو آگاہ کیجئے نا, جو 5 اگست ہے, جو بے روزگاری ہے, پریشانیاں ہیں. دیکھیے, جہاں تک تجمل صاحب ہمارے پبلک آؤٹ ریچ کی بات کریں, ہم ہمیشہ وہی مدوں کو لے کے جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جو واقعی میں لوگوں کے ہت میں ہو. جہاں تک آج کے الطاف صاحب ہمارے سربراہ جو اپنی پارٹی کے ہیں ان کے بیان کی بات کریں تو ہمارا وہ بیان تبھی آتا ہے سامنے جب محبوبہ مفتی صاحبہ نے ریسنٹلی یہ کہا کہ جماعت اسلامی کے جو رکن ہے وہ اب اپنی پارٹی میں کسی کے اشاروں پہ جوائن کر رہے ہیں. لیکن
कहीं ना कहीं पे महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये सोचना चाहिए कि ये वही जमात के लोग हैं जिन्होंने एक जुल्म और जबर तशद्दुद की जो सियासत उनके साथ एक तंजीम ने, एक रीजनल पार्टी ने यहाँ पे टाइम पे करी थी। लेकिन राठौर साहब उसका बेनिफिशरी तो अल्ताफ साहब भी हुआ ना, बाद में काबीना बनी, बाद में वजीर बने। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब आप पीडीपी को गलत ठहराते हैं कि जमात को आपने इस्तेमाल किया, अब आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये तो सिलसिला चलेगा। बिल्कुल कतई तौर पे हम किसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उन शख्सियत का वालिहाना तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो डेमोक्रेसी पे, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। हम यहाँ पे रीजनल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, अगर हम देखेंगे कि जमात इस्लामी ने यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा बने थे, वो इलेक्शंस लड़ा है उन्होंने, लेकिन उनके साथ फिर बाद में किस तरीके से उनके इलेक्शंस को रीक किया गया, उनके जो कारकुनान थे उनको किस तरीके से लहू लहा किया गया, उनके फैमिलीज थी उनको किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खालिद साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, पहले टाक साहब की तरफ जाऊंगा। खालिद साहब वापस आपकी तरफ आऊंगा। टाक साहब, ये जो इल्जामात हैं, जिस तरह से अल्ताफ बुखारी ने आज अनंतनाग में जाकर अवामी तकरीर में कहा महबूबा मुफ्ती का और उसके बाद पीडीपी का हवाला दिया, तो जवाब जो है पीडीपी के पास क्या है? क्या वाकई जमात इस्लामी आपके साथ, आपकी सियासत के साथ इत्तेफाक करते हैं? देखिए तजम्मुल, मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने कश्मीर की फसलों को तबाह किया, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि कश्मीर की नस्लों को बचाने का कारोबार करें। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ताफ साहब कल तक जब दिल्ली ने 370 हटाया, यहाँ पर सभी लोगों को कदगन करके उन्हें बंद किया। अब अल्ताफ साहब के बयानात निकाल के देखिए, वो पिछले साल तक ये कह रहे थे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त इकदामात उठाए जा रहे हैं तो वो जम्मू कश्मीर की बका के लिए हैं, और आज अल्ताफ साहब जलसों में जाकर कहते हैं कि नौजवानों ने बंदूक उठाई, तुम्हें से आजादी साड़न है कोरना, तुम दुत न पनुन जू, तुम लगाव के है तुम्हें कुछ सही बाती लीडरशिप दुतुक दोख। आज वो जस्टिफाई करते हैं गन उठाने को, आज वो जस्टिफाई करते हैं गन कल्चर को, आज वो जमात इस्लामी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जमात इस्लामी ने जो है वो पीडीपी का सपोर्ट किया। आज वो कहते हैं कि नौजवानों को और बुजुर्गों को थानों में ले जाकर बिठाया जाता है। तो यही बात तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है 370 खत्म होने से पहले और 370 खत्म होने के बाद। लेकिन जब हम कहते हैं और जब हम कह रहे थे, तो तब यही जमातें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये बार बार कहती थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सॉफ्ट सेपरेटिज्म कर रही है। लेकिन अल्ताफ साहब का मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि अल्टीमेटली अल्ताफ साहब का जो टोन एंड टेक्सचर है वो पिछले 6 महीनों में ऐसा बदला है कि आप खुद शायद उसको नोटिस कर रहे हैं। साहब, ये टूल आज वो बदल जमात गया है, इस्लामी की भी इसके बात क्या कर रहे फर्क हैं। हैं? किस तरह की ये सूरत हाल है? देखिए तजम्मुल साहब, आप प्लीज डिबेट में आके मौका दे दीजिए हमें भी बात करने का। प्लीज। मेरा कहना यही है कि मेरा मौक़िफ़ हमारी पार्टी का यही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों के साथ टाइम पे विश्वासघात किया, जिस तरीके से उन्होंने इस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोगों को फंसाया, और आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग बड़े बड़े बयान देंगे और बड़े बड़े डिबेट्स में आके जम्मू कश्मीर के लोगों के खौर का बनने की कोशिश करेंगे। वो कतई तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को न कबूल था, न कभी वो कबूल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग नहीं भूल गए हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दैट वी पीपल आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ, जो इस टाइम पे जुल्म और जो इस टाइम पे हमारे, आप देखिए नौजवान हमारे थानों में बंद है, आज हमारे स्टूडेंट्स को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आज हमारे जो बाहर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं उसको पासपोर्ट बंद है। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने क्या इन्होंने तो यहाँ पे नारे खोखले दावों के साथ, खोखले वादों के साथ जम्मू कश्मीर लोगों को एक बर्बादी की तरफ धकेला। और जब हम आज पॉलिटिकल पार्टी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सच की सियासत करने के लिए निकली है और इनसे हजम नहीं हो रही ये बातें।
یہ تجمل پارٹیاں صاحب، تو نئی بنی ہے لیکن لیڈر وہی ہیں. اس قوم کی تجمل بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈر کسی پارٹی میں رہ کر آپ نیشنل کانفرنس سے ہو کے آئے, آپ نے نیشنل کانفرنس کا بڑا اچھا ونگ چلایا, یوتھ ونگ میں آپ رہے, اور اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل مائیگریشن کی, آپ اپنی پارٹی میں آئے. کاش نیا کوئی یونیورسٹی سے آیا جو شاید کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو, بار ایسوسی سے لڑ کے آیا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیاسی انخلا ہوتا ہے, چونکہ آپ ممبر لیجسلیٹو کاؤنسل رہ چکے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا بخاری صاحب کے ساتھ اور وقفہ صفر کے جواب سننے کے لیے آپ بڑے منتظر ہوتے تھے, گرانٹس وغیرہ, اور اس کے بعد جو بھی قراردادیں ہوتی اس پہ آپ موجود تھے. یہ جماعت اسلامی کیا جس طرح سے پی ڈی پی کے بارے میں الزامات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات اٹھا کر ووٹ حاصل کیا, کیا اس کا فائدہ اب دوسری تیسری پارٹی کو بھی ہو سکتا ہے؟ تجمل صاحب, پہلے تو میں جو ابھی ہمارے ساتھی یہاں پہ کہہ رہے تھے خالد صاحب, میں جو کہنا چاہتا تھا دراصل وہی بات آپ نے کہی کہ دیکھیے جب یہ باتیں کرتے ہیں پی ڈی پی نے یہ کیا, پی ڈی پی نے وہ کیا, تو کہیں یہ کیمرہ بند کر کے یہ خود سوچتے ہیں کہ یار ہم ہی تو وہ لوگ تھے, ہم ہی تو وہ تھے جو بی جے پی کے ساتھ گئے, ہم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کا ووٹ دیا, ہم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پروگرام اینڈ پالیسیز بنائی, ہم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی تقریریں کر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ اب ہم جو ہے ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹ کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر آج پی ڈی پی سے علیحدگی اختیار کر کے آج خود پہ ہی الزام تراشیاں ہو رہی ہے. تو کہیں کسی صورت میں خالد صاحب ایسی کوئی میٹنگیں ہوتی ہیں جہاں آپ یہ انالائز کرتے ہوں گے کہ یار ہم تو خود پہ ہی الزام لگا رہے ہیں. میں آپ کو اس منچ کی طرف سے اس ڈیبیٹ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کیمرہ بند کر کے سوچئے کہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹائم پہ کیا کیا لوگوں کے ساتھ, اور کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ کہیں آپ کو بھی یہ وقت تو نہیں آیا ہے, اپنا ضمیر میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کو بھی خیر آباد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کرنے کا وقت تو نہیں آیا. آپ دونوں لیڈر, آپ دونوں لیڈر خالد صاحب, فردوس ڈاکٹر صاحب, آپ اگلے پروگرام میں میرے ساتھ بنے رہیں گے, لیکن اس پروگرام سے میں آپ سے رخصت چاہوں گا, لیکن آپ بنے رہے گا کیونکہ میں جلد لوٹوں گا پروگرام مدعا کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے جموں کشمیر میں اپنی پارٹی کے سرپرست اعلیٰ سید محمد الطاف بخاری صاحب کے اس بیان کے تناظر میں بحث و مباحثے میں دو مہمانوں کو بلایا. اپنی پارٹی کی بات رکھی خالد راٹھور نے, اور فردوس ڈاک نے اپنی بات رکھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ لوک سبھا چناؤ جو نزدیک آئیں گے, پہلے نیشنل کانفرنس نے کہا کہ پی ڈی پی کو سپورٹ کیا جماعت نے, اب اپنی پارٹی کہتی ہے, اس کے بعد پیپلز کانفرنس ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.